सबसे पहले हम आज संज्ञा पे बात करेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। इसकी परिभाषा है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है और इससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 दृष्टियों से विभक्त किया गया है। धर्म स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव और वस्तु की दृष्टि से। संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, धर्म स्वभाव की दृष्टि से और वस्तु की दृष्टि से। धर्म स्वभाव की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा होता है और वस्तु की दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में हो जाता है, जबकि द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे, इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं की संख्या 3 हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, इलाहाबाद इत्यादि। उपयुक्त उदाहरण में राम कहने से व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है और गंगा शब्द से गंगा नदी विशेष का बोध हो रहा है और इलाहाबाद कहने से इलाहाबाद नामक विशेष शहर का बोध हो रहा है। इस विशेषत्व के कारण ही यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम जनता या लड़का शब्द कहें तो किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं होगा, अतः जनता या लड़का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु का विशेष को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रमुख भाषा वैज्ञानिक डिमित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, जापानी, अमेरिकी, रूसी इत्यादि। 4था नंबर समुद्रों के नाम। 5वां पर्वतों के नाम। और क्या है, नदियों के नाम, नगरों, चौकों और चौराहों, सड़कों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, दिनों, महीनों के नाम, त्योहारों, उत्सवों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं के नाम, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घटनाएं, अगस्त क्रांति, मेरठ क्रांति। जैसे कथाकार जातिवाचक संज्ञा, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला बात करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताइए। भारत सांस्कृतिक देश है। भारतवर्ष में महाभारत का युद्ध हुआ। प्रेमचंद प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं, तो प्रेमचंद इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चेतक आज्ञाकारी घोड़ा था, तो चेतक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, घोड़ा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। घोड़ा, नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, चाचा, मामा इत्यादि। उपयुक्त उदाहरणों पर विचार करें तो पता चलता है कि नदी, पर्वत, घोड़ा, लड़का इत्यादि कहने से सभी नदियों, पर्वतों, घोड़ों इत्यादि का बोध होता है। अतः यहाँ नदी, घोड़ा, पर्वत इत्यादि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। भाई, मामा, चाचा, नाना, बहन, मामी, चाची, नानी, माता, पिता, घोड़ा। आगे बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों की होती है। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, तोता, मैना, कौवा इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक होते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बिजली, वर्षा इत्यादि। वस्तुओं के नाम जातिवाचक होते हैं, मकान, घड़ी, पुस्तक, मेज इत्यादि। मूल पदार्थ और बनी वस्तुएं, जैसे द्रव्यवाचक से जातिवाचक। ऊन क्या द्रव्यवाचक है, स्वेटर जातिवाचक है। लकड़ी क्या है, द्रव्यवाचक है, मेज जातिवाचक है। लोहा क्या है, द्रव्यवाचक है और जातिवाचक है। सोना द्रव्यवाचक है, आभूषण जातिवाचक है। जैसे संबंधी, भाई, बहन, मामा, चाचा। व्यवसाय में जुलाहा, बुनकर। पद में मंत्री, राष्ट्रपति। कार्य में ठग, पॉकेटमार, प्रोफेसर, वैज्ञानिक के नाम पर जातिवाचक होते हैं। आगे बात करते हैं, उदाहरण। प्रेमचंद श्रेष्ठ कथाकार हैं, तो प्रेमचंद व्यक्तिवाचक हो जाएगा और कथाकार जातिवाचक।
भूकंप आने पर कौवे पहाड़ों पर चले जाते हैं। अगला है लड़का घोड़े पर बैठा है, तो लड़का जातिवाचक, घोड़ा का हो जाएगा ये भी जातिवाचक। राणा प्रताप चेतक को दौड़ा रहे थे, राणा प्रताप व्यक्तिवाचक, चेतक क्या है ये भी व्यक्तिवाचक। नोट, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति की समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह जत्था, दल, सभा, गिरोह, भीड़। वस्तुओं का समूह गुच्छा, बंडल, कुंज, घौंद। यहाँ पे जो बंडल की बात करेंगे वासुदेव नंदन में गलत दिया है, उसको संशोधन कर लीजिए। अन्य शब्द हैं समिति, परिवार, मंडी, पुलिस, सेना, भीड़, झुंड, टीम। और क्या है पुंज, काफिला, मंडली। नोट, जब दो से अधिक लोग हों वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण, पुलिस ने लाठी से भीड़ को भगा दिया, तो पुलिस समूहवाचक, लाठी जातिवाचक, भीड़ समूहवाचक। बच्चा जातिवाचक, बच्ची जातिवाचक। लेखक जातिवाचक, लेखिका जातिवाचक। बच्चे क्या है समूहवाचक हो जाएंगे, कथाकार क्या समूहवाचक। छात्र जातिवाचक, छात्रा जातिवाचक, कक्षा समूहवाचक, विद्यार्थी समूहवाचक। गांव में नाटक मंडली आई है, तो इसमें गांव जातिवाचक हो जाएगा, मंडली क्या हो जाएगा समूहवाचक। ऊँटों का काफिला जा रहा है, तो काफिला क्या हो जाएगा समूहवाचक। भारतीय खिलाड़ियों की टीम मजबूत है, तो भारतीय जातिवाचक संज्ञा, खिलाड़ियों जातिवाचक संज्ञा, की संबंध हो जाएगा, टीम समूहवाचक हो जाएगा, मजबूत क्या हो जाएगा विशेषण, और है क्या हो जाएगा सहायक क्रिया। अब बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो अथवा उससे शब्दों का उल्लेख हो, जिससे उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है और जिससे कोई वस्तु बनी हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे बात दो बार रिपीट हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे द्रव्य, धातु, द्रव। लोहा क्या है सोना, चांदी, पीतल, शीशा, टीन, ये क्या है धातु हैं। और क्या है पानी, शरबत, रायता, तेल, घी, चाय, चटनी, शराब, ये क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक। मूल वस्तु से बनी वस्तु द्रव्यवाचक। ऊन से स्वेटर, कपड़ा से कमीज, कुर्ता, ये द्रव्यवाचक हैं। और ये क्या है जातिवाचक। लोहा से औजार, सोना से आभूषण, लकड़ी से मेज, कुर्सी। सोने से आभूषण बनते हैं, तो सोना क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक और आभूषण क्या हो जाएगा जातिवाचक। लोहा उपयोगी होता है, तो लोहा क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक। ऊन से स्वेटर बनते हैं, तो ऊन क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक, स्वेटर क्या हो जाएगा जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम जानते हैं कि हर एक पदार्थ का अपना धर्म होता है, जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, उष्णता, मनुष्य में मनुष्यत्व इत्यादि। इन सब का बोध हमारी इंद्रियों से होता है, इन्हें अनुभव किया जाता है, देखा जाता है, छुआ नहीं जा सकता। जैसे प्रेम, घृणा, ईमानदारी, समझदारी, मिठास, बुढ़ापा, भूख, प्यास और नीति इत्यादि।